Hello my dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे एक वीडियो पोस्ट कर दिया है और उस वीडियो में हमने nth टर्म कैसे प्रूफ होता है, nth टर्म में a, d और n का क्या मतलब होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब हमने पोस्ट कर दिया है। और उसका फुल कॉन्सेप्ट केवल हमने इस वीडियो में अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें हम 5.1 और 5.2 के सवालों को समझाने का प्रयास करूँगा और सबका लगभग हिंट सा आपके सामने बता दूंगा ताकि वो एक्सरसाइज काफ़ी आसान लगे। 5.1 एक्सरसाइज कह रहा है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब इसमें कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें जो भी नंबर इन्वॉल्व है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, अगर बनाता है तो क्यों, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन या सॉल्यूशन देखेंगे क्या हो सकता है। जैसे द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। अब ये बहुत ही सिंपल है और कोई बहुत कठिन नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि ये कह क्या रहा है। जैसे सपोज करिए कि टैक्सी से हमें ए से बी डेस्टिनेशन तक जाना है, ए से स्टार्ट करके हमको बी तक पहुंचना, और ये कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी यहाँ से हम पहले किलोमीटर पे अगर जाते हैं तो हमें 15 रुपया देना ही देना पड़ेगा पहला किलोमीटर। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमें यहाँ 8 रुपया देना पड़ेगा, यहाँ भी 8 रुपया होगा, अगले किलोमीटर के भी 8 रुपया होगा। तो अगर हम एपी बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपया देना पड़ेगा। नेक्स्ट यानी 2 किलोमीटर अगर हमने यात्रा कर लिया तो 15 + 8 देना पड़ेगा। हमने 3 किलोमीटर की यात्रा किया तो 15 + 8 + 8 देना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये 15 हुआ और ये 8 × 5 = 13 अर्थात 23 हुआ, और अगर 16 और 15 जोड़ दें तो 31 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो फर्स्ट टर्म 15, 23 और 31 एंड डॉट डॉट। तो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ए है और इन दोनों का डिफरेंस 8 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है। इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात ये एपी है 100%। लेकिन अगर हम ये आगे चलें, कह रहा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज करिए अगर इसको समझना चाहते हैं हम लोग तो हम एक सिलेंडर बनाते हैं। एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हवा भरी हुई है और ये कह रहा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ऑफ सिलेंडर, सपोज करिए कि पूरी की पूरी अमाउंट सिलेंडर की पड़ी हुई है। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब मान लीजिए पूरी सिलेंडर हवा से भरी है तो पहली बार में वो मान लीजिए कि अगर ये 10 लीटर है, सपोज करिए पूरा का पूरा, तो पहली बार में जब वैक्यूम पंप इसको खाली करेगा तो 1/4 यानी 2.5 लीटर इसमें से कम कर देगा। तो 2.5 लीटर अगर कम करेगा, फर्स्ट टर्म 10 है, अगर 2.5 लीटर कम करता है 1/4 का मतलब इसमें 4 से भाग दें तो 2.5 लीटर होगा, अर्थात इसमें से घटा देंगे तो 7.5 हो जाएगा। अगली बार वो कह रहा कि अगली बार फिर से घटाना होगा तो इसका 1/4 करेगा, अर्थात 7.5 का 1/4 यानी 7.5 में अगर हम लोग देखें
7.5 का मतलब 7.5 का 1/4 होगा ये, और इससे 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 3 35, 4 8 जा 8 चौक 32, फिर 3 बचेगा तो 7 5, अर्थात 7.5 से 1.875 माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा देखो, यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो 5, 9 में 7 जा 2, ये 4, 14 में से 8 जा 6, और यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, 1 माइनस कर देंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप होगा 5.625 बचेगा। तो ध्यान से देखा जाए तो ये कभी भी अर्थमेटिक नहीं हो सकता, तो ये नो एपी, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, यानी हमारा जो दूसरा सवाल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तीसरा कि द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट कास्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, रेज 50 मीटर फॉर इज सब्सिक्वेंट। ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो देखें निश्चित रूप से हो जाएगा। कह रहा कि डिगिंग आफ्टर मीटर, यानी फर्स्ट मीटर के लिए डिगिंग चार्ज है 150, और सेकंड मीटर के लिए कह रहा फॉर फर्स्ट मीटर रेज बाय 50 मीटर ईच सब्सिक्वेंट, मतलब अगर 2 मीटर खोदा जाए तो 150 में फिर 50 जुड़ जाएगा, अगर 3 मीटर खोदा जाए तो 150 में 50 और दूसरे मीटर के लिए भी 50 हो जाएगा, अर्थात 150 होगा, ये 200 होगा और ये हो जाएगा 250। तो ध्यान से देखा जाए तो 150, 200, 250 एंड डॉट डॉट, तो इन दोनों के बीच भी 50 है और इन दोनों के बीच भी 50 है, इसका मतलब कि ये एपी होगा। यस, इट इज़ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम पहले ही कह सकते हैं आराम से कि किसी भी दशा में ये एपी के स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि अगर डिपॉजिट 10,000 है तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 10,000 का और 8% है तो 8 और टाइम 1 साल है अपान 100 करते हैं तो 100 2 0 यानी 800 होगा, यानी फर्स्ट ईयर के बाद इसका हो जाएगा 10,800। फिर सेकंड ईयर के लिए अगर हम लोग ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 10,800, और फिर 1 साल का और निकालेंगे तो 8 × 1 अपान 100, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 64 यानी 864, यहाँ पे हो जाएगा 10,864 अगले मंथ हो जाएगा। इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बाद 800 का डिफरेंस है और इन दोनों के बाद 64 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कभी भी एक जैसे नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस एक जैसे नहीं होता है, इसलिए ये भी एपी नहीं होगा। तो क्या क्लियर हुआ कि ये पहला वाला एपी है, ये एपी नहीं है, ये एपी है, ये एपी नहीं है। अब जरा फटाफट इनको देख लिया जाए। सॉरी, ये क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो इसमें ये कह रहा है ये कि फर्स्ट टर्म ए बराबर 10 दिया हुआ, डी बराबर भी 10 दिया हुआ, कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फर्स्ट 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स लिखने हैं तो पहला टर्म तो हम 10 लिख देंगे, और डी कांस्टेंट राशि, जो डी बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है कि फर्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट और लगातार अगर जोड़ दिया जाए तो हम आसानी से एपी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ो तो हो जाएगा 10 + 10 20 हो जाएगा,
फिर कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो 30 होगा, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ये 50 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट 4 टर्म हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी देखो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि -2 है और 0 जोड़ते चले जाओ तो ये हर हाल में -2 -2 -2 आता चला जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखो, एक बार इसमें भी देख सकते हो कि इसमें चौथे को अगर -1 है पहला और हाफ जोड़ देंगे तो -हाफ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, -हाफ होगा, फिर हाफ इसमें जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर हाफ जोड़ेंगे तो हाफ होगा, फिर हाफ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 होल 1/2, इस तरह से अगला टर्म मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दिया जाए, कह रहा ये फाइंड द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अगर इसमें फर्स्ट कह रहा कि फर्स्ट टर्म का मतलब तो ये पहला ही होता है। जैसे मान लो अगर तीसरा का हम पहला देखें तो फर्स्ट टर्म तो 31 होगा और कॉमन डिफरेंस लेना होगा तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो -1 -31 करेंगे तो -32 होगा। लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो ये कतई उतना नहीं आएगा। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो अगर पहला टर्म 31 है और ये -1 है -3 है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये जो है कॉमन डिफरेंस इसमें से होगा। ये 31 है तो ये एपी हो ही नहीं सकता किसी भी शर्त पे। फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है कि 31 है और अगर इसमें से -1 से 31 माइनस कर दें तो 32 होगा, 3 से -1 करें तो हो जाएगा -2 होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी हो ही नहीं सकता है। हालांकि ये लिख रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन, तो ये 31 नहीं होगा, कुछ और नंबर करना पड़ेगा तभी ये हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो ये अगर हम देखना चाहते तो फर्स्ट टर्म है हमारा ए 5 हो जाएगा दूसरे का, और -1 -5 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 में से ये होगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5 और कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा डी, जिसको हम डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये 4 हो जाएगा। और दिखा भी जाए कि इसमें 4 जोड़ने पे -1, इसमें 4 जोड़ने पे 3 और इसमें 4 जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। इस तरह से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ये भी देखो फर्स्ट टर्म तो 1/3 है और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 4/3 आ जाएगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस इसका 4/3 और फर्स्ट टर्म होगा। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इसमें अब ये सबसे अच्छा सवाल है, कह रहा है इसमें से कौन सा एपी है। इफ दे आर फॉर्म एंड एपी द कॉमन डिफरेंस डी, राइट द 3 मोर टर्म्स। इसको मैं लगाता हूं, जैसे पहला ही सवाल, चौथा का पहला कह रहा है 2486 16 ... तो क्या ये एपी है। तो इनका डिफरेंस देखो 2 है, इनका डिफरेंस 4 है इनका, तो ये एपी नहीं है, नो एपी, ये एपी नहीं है। थर्ड सवाल 2 और 5/2 यानी 2.5 3 7/2, ये एपी है। इसका फर्स्ट टर्म A2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस D जो हो जाएगा 5/2, 2.5 में से 2 हटाएंगे तो 0.5 अर्थात 1/2 होगा। और इसके कह रहा नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं तो इसमें 1/2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/2 यानी 4 होगा, और 4 में 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4.5, और एक बार और जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि अगला टर्म 3 आसानी से निकाला जा सकता है। ये एपी होगा। हमको ये पहचानना है कि एपी है कि नहीं है, तो केवल कॉमन डिफरेंस देखिए, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका कोई 3 निकाल लिया तो पता चल जाएगा ये एपी है कि नहीं है। तो -3/2 से अगर 1/2 माइनस कर दिया जाए तो ये -2 आएगा, इनमें से अगर इसको माइनस कर दिया तो -2 आएगा, इसका मतलब ये एपी है। और कांस्टेंट टर्म जो डिफरेंस डी है उसमें इसमें जोड़ते चले जाएं तो अगला नंबर मिल जाएगा।
यहाँ भी देखो -10 -6 -2 तो जरा सा फर्स्ट टर्म तो -10 दिख रहा है, जरा डिफरेंस देखो -6 -10 4, इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी 4 आएगा, इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब कि ये एपी है और अगला ये 4 आ रहा है, 4 4 प्लस करेंगे नहीं 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें पता लगाना कि कौन एपी है कौन एपी नहीं। आप लोग तो अगला टर्म तो पक्का निकाल लेंगे, तो बस हम इतना समझा दे रहे हैं कि एपी कौन होगा एपी नहीं होगा। इसमें से इसको माइनस किया जाए तो √2 आएगा, इसमें से इसको माइनस √2 आएगा, इसका मतलब ये एपी है। अगला टर्म निकाल लिए, √2 सब में जोड़ते ही अगला टर्म आता जाएगा। ध्यान से देखें तो 0.22 में अगर 20 हो तो 0.02 होगा, अगर इसमें से इसको घटा दें तो 0.002 होगा, ये एपी नहीं हो सकता। 0 में -4 घटाएंगे तो ये होगा -4 -4, ये एपी होगा और नेक्स्ट 3 टर्म निकाला जा सकता है, ये भी एपी होगा क्योंकि सभी टर्म सेम है तो एपी पक्का होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा। इसी तरह से इन सवालों को भी देखा जा सकता है आसानी से। ये जो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन्हें भी देख सकते हैं कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। रूल आपको पता चल गया कि एपी क्लियर करने के लिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है और अगला भी सेम आ रहा तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं, तो ये भी एपी नहीं होगा। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी होगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि देखिए √2 है और 8 को हम √2 लिख सकते हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं, इसको 4√2 लिख सकते हैं, इसलिए ये एपी है और अगला नेक्स्ट टर्म फाइंड किया जा सकता है। ये एपी नहीं है, ये मेरे ख्याल से √3 2√3 नहीं, ये मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। इसमें √2 से मल्टीप्लाई करें तो √3 आएगा, फिर √2 से नहीं, ये एपी नहीं हो सकता। प्लस करने पे भी नहीं होगा, ये भी एपी नहीं होगा। इस तरह से पहला एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब आइए दूसरे एक्सरसाइज पर। ये अच्छे सवाल है। दूसरा एक्सरसाइज, ध्यान से देखें, ADN और AN दिया हुआ है, 7 D3 है, 8N है, AN निकालना है तो सीधा एक फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये देखो इसकी वैल्यू रख देना है सिर्फ, इस A7 है प्लस n 8 दिया गया है तो 8 - 1 और D की वैल्यू दी गई है 3, तो ये 3 लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 8 - 1 7 इंटू 3 21, कुल मिला के 28 हो जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर ये दूसरा इसका सवाल A दिया हुआ है -18, D हमको फाइंड करना है और n इज इक्वल टू 10 दिया गया और AN इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो सीधे फॉर्मूले पर लिख देंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN 0 दिया गया है, A -18 है प्लस n की वैल्यू 10 - 1 दी गई है, D फाइंड करना है, तो ये -18 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 18 हो जाएगा और 10 - 1 9D, यानी दिस इम्प्लाई दैट D इज इक्वल टू 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इसका कोई भी सवाल फाइंड करो, इसमें केवल AN फार्मूला, अगर फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, इसमें कोई 3 तो मिलेगा, यहाँ रख देंगे, चौथा अपने आप फाइंड, क्योंकि इसमें 4 अननोन क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 4 अननोन क्वांटिटी है और इसमें से कोई भी 3 रख देंगे तो चौथा अपने आप फाइंड हो जाएगा 100%। अब जरा इसको देखें, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा 30th टर्म निकालना है, तो देखिए A बराबर A यहाँ से मिल जाएगा
डी भी मिल जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस 3 आ जाएगा। और A30 निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, और A और D यहाँ से लेके इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही बात इसके लिए भी होगा। A हमें -3 है, माइनस हाफ में -3 जोड़ेंगे तो 2 मतलब 5/2 आएगा, यानी 2.5 आएगा। तो D भी पता चल गया और A भी पता चल गया, तो 11th A11 का मतलब A प्लस 10D, और आराम से वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। इस सवाल में भी देखो बच्चों, हमने बताया हुआ है आपको, ये पहला टर्म A दिया हुआ है, सेकंड टर्म 9 का, थर्ड टर्म दिया हुआ है, और इसी तरह से तो ये थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम पहला टर्म यहाँ पे देखो, पहला टर्म अगर दिया है, पहला टर्म A इसका देखो, तीसरा का पहला, अगर A इज इक्वल टू 2 दिया है, दूसरा टर्म हमें फाइंड करना है, और तीसरा टर्म A3 इज इक्वल टू भी 26 दिया है। तो ये पता है A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D 26, और A की वैल्यू 2 दिया तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, और यहाँ से 2D इज इक्वल टू 2 इधर माइनस कर देंगे तो 24, यानी D इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यहाँ पे अगर हम 12 इसमें जोड़ दें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जोड़ने से AP हमें आगे अगला टर्म मिलता जाता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जोड़ने पे आएगा। कॉमन डिफरेंस हमको 12 मिल चुका है, इसलिए इसमें 12 जोड़ो तो ये आ जाएगा आपका 14, और इसमें 12 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। इस तरह से ये सब भी सारे के सारे फाइंड किए जा सकते हैं। लास्ट वाला एक बार देख लो, लास्ट वाले को मैं बता दे रहा हूँ। इसमें लास्ट वाला पांचवा में A नहीं दिया है, दूसरा टर्म दिया, यानी A2 इज इक्वल टू 38 दिया। अगेन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी A6 भी दिया हुआ है -22। अब यहाँ पर A2 का मतलब होता है, A2 अगर 38 दिया है, और A2 का मतलब होगा A प्लस D इज इक्वल टू 38, और A6 का मतलब होगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। केवल इसमें से माइनस कर दिया जाए, इसमें से इसको माइनस कर दें, एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू -4D, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 50 भी 70 10 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया। 10 30 और 20 50, नहीं सॉरी गलत, ये हो जाएगा 8 2 10 का 0 से 1 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, सॉरी 80 कह रहे हैं, 60। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 60 -4, तो ये कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, यानी D हमारा -15 आ गया। और जैसे ही D -15 आएगा देखो, तो A निकालने के लिए हमें कहीं न कहीं तो रखना ही पड़ेगा, तो इसमें हम A प्लस D इज इक्वल टू 38, तो A फाइंड कर लें, ये -15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, तो दोनों जोड़ देंगे, 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 2 4 1 5, यानी 53, ये 53 आ गया। तो देखो ये 53 होगा, और इसमें अगर हम -15 करते हैं तो 38 होगा, -15 अगर करते हैं तो 3 और 1 2 23 होगा, -15 करते हैं तो ये हो जाएगा 8 -8 हो जाएगा, फिर -15 करते हैं तो -7 होगा, और -7 में -15 करते हैं तो 22 आएगा, -22 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से किसी भी सवाल को। अब जरा देखो, हम इनको समझाते चल रहे हैं, ध्यान से देखो। विच टर्म ऑफ AP इज 3 8 13 3 8 13 18 एंड डॉट डॉट लास्ट 78 दिया हुआ है। तो इस 78 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से A बराबर 3 मिल जाएगा, और D बराबर 8 - 3 यानी 5 मिल जाएगा, और हम मान लेते हैं कि AN हमारा 78 है, तो AN इज इक्वल टू 78, और यहाँ से N फाइंड हो जाएगा, तो विच टर्म हमें पता चल जाएगा। तो वैल्यू लगा दें, AN इज इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D में सभी वैल्यू रख के N की वैल्यू फाइंड की जा सकती है आराम से। और यही बात
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी पता कर सकता है कि देखो ए एन है, ए और डी मिल जाएगा और ए एन पे रख के ए एन की वैल्यू यहाँ से दोनों में फाइंड किया जा सकता है आसानी से। ये हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि चेक विदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। अगर हम ये लिखना होगा कि -15 तो ए एन मान लेंगे इसको, और इसमें जो है a बराबर 11 और d इज इक्वल टू 8 - 11 यानी -3, और ए एन पे रख के चेक कर लेंगे कि क्या इस कोई टर्म होगा जो इसमें से आने वाला हो। मान लीजिए कोई टर्म हमने ए एन मान लिया इसको, तो ए एन के फॉर्मूले पर रख देंगे हम लोग, तो ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये हो जाएगा -150 और a की वैल्यू 11 है, n -1 और d की वैल्यू भी -3 है। अगर -3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 11 -3n + 3 होगा, ये 3 और ये 11 जोड़ करके 14 होगा, -3n और -150। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3n इधर और 150 इधर ला दिया जाए तो 3n = 14 + 150, और इसको ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 164 और ये 3n, और n = 164 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 1 3 × 12 और इतना होगा। इसका मतलब कि n करेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ रही है, ये फ्रैक्शन में भी आ रहा है, नेचुरल नंबर के अलावा फ्रैक्शन भी मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो है 150 कभी भी गिवन सीरीज यानी 150 इसका कभी भी सदस्य नहीं हो सकता। ये बात महत्वपूर्ण है जो हमें जाननी होगी। अब जरा देखो एक और क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। इसमें लिखा है कि फाइंड द 31 फर्स्ट ऑफ AP, मतलब ए हम लोगों को इसमें a = A31 फाइंड करना है, जिसमें A11 = दिया है 38 और A16 = दिया है 73। और ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। ये 11 का मतलब हुआ a + 10d = 38 और इसका मतलब हुआ a + 15d = 73। इसमें से इसको माइनस कर लो, कहीं भी लिख सकते हो, ये 15d = 73 और घटा दो माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये -5d होगा और 73 यानी 13 में से 8 जाए, 8 × 5 = 13 और 7 में से 3 जाए 4, ये माइनस में होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d = 45/5, तो ये 9 आ गया। 9 आते ही हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, d आ गया, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a + 10d = 38, तो a और d की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 10 × 9 38 तो 90 हो गया, तो a = होगा 38 - 90। अगर इसे 40 मान लिया जाए तो ये इसमें से घटा देंगे तो 50 यानी 52 होगा, a = वो भी माइनस में होगा, यानी कि हम माइनस में होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 31 टर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा A31 = a + 30d। a की वैल्यू आ चुकी है -52 + 30 × d की वैल्यू 9, तो आ जाएगा 52 + 9 × 3 = 27, 270। और इस तरह से हम 270 में से 52 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 2, ये आ जाएगा 218। इस तरह से इसकी वैल्यूज हो जाएगी 218 यानी कि 218 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से हम और सवालों को देख सकते हैं आसानी से हम लोग। अब मैं समझा दे रहा हूँ, कह रहा है AP कंसिडर 50 टर्म, यानी n की वैल्यू दी गई है। थर्ड टर्म मतलब A3 = 12 अर्थात a + 2d = 12 और लास्ट टर्म 1 6 है, यानी कि
अब फाइंड द 29 टर्म। तो हमें भी इन जो गिवन चीज़ें हैं इनकी मदद से, देखो अगर ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं पहले हमें नोट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या दिया है, n बराबर 50 दिया गया है, A3 इज इक्वल टू 12 दिया गया है, और लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 106 दिया गया है। इस तीनों जानकारियों की मदद से हमें a और d फाइंड कर लेना। a d जैसे फाइंड करेंगे उसी तरह से A29 हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, और ये क्वेश्चन हमने पिछले जो वीडियो बना के पोस्ट किया गया उसमें हमने इसको लगा दिया है। ये इक्वेशन भी बना दे रहे हैं हम कि ये इक्वेशन क्या होगा। इस इक्वेशन को आप लोग देख लो। कह रहा कि A17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10 टर्म बाई 7, यानी A17 टर्म A10 से 7 ज़्यादा है। कह रहा 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7, मतलब ये कंडीशन होगा। और ये कंडीशन दिया है तो कह रहा है कि एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो बहुत इजी है, देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, इसको इधर हम कर दें तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 16d, और इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 9d और 7। जैसे इसको कटेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 9 घटेगा 7, तो 7d बराबर 7, इसलिए d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये सब देखिए सारे सवाल बहुत आसान हैं। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ये भी हमने उसमें लगा के पोस्ट कर दिया है। कह रहा हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें यही देखना है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर जो 4 के मल्टीपल हैं। तो पहला 4 का मल्टीपल 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, 20 होगा, फिर डॉट डॉट हम लास्ट में चलेंगे तो 250 को 4 से अगर कट करना हुआ तो 4 छक्के 24, 1 4 दूनी 8, यानी कि 2 कम होगा, यानी 248 जो होगा 4 का मल्टीपल होगा। और ये कह रहा कि हाउ मेनी, कितने नंबर्स, यानी n फाइंड करना हम लोगों को। और देखो ये n फाइंड करने के लिए a बराबर 12 है और d हम लोग निकाल लेंगे, 16 माइनस 12 यानी 4, और an बराबर 248, और हम लोग सिर्फ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। सबकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो n फाइंड किया सकता आसानी से, और इस तरह से हम आसानी से इन सवालों को फाइंड कर सकते हैं। अब एक यहाँ और बाकी सवाल आप लगा लोगे क्योंकि बाकी ऊपर जैसा है उसी तरह के नीचे सवाल दिया गया है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 100। तो 100 टर्म 100 पूछ रहा हो, कह रहा डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म क्या होगा। ये 1000 ही नहीं, कोई भी टर्म पूछेगा तो उसका डिफरेंस हर हाल में 100 ही आएगा, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम 1000 टर्म का डिफरेंस पूछें, चाहे 10,000 का पूछें, चाहे 1 लाख का पूछें, कभी भी इसका डिफरेंस हमेशा 100 आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे जा सकते हैं। अब एक इसका लास्ट 17 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। कह रहा फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो देखिए फ्रॉम द लास्ट से ज्ञात तो बहुत आसान सवाल हो जाता है। 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। अगर हमको लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करना है, हम ये फाइंड करना है कि A20 फ्रॉम लास्ट, यानी अंत से। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले A फाइंड करिए, 3 है, D फाइंड कर लीजिए, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है, और लास्ट टर्म जो L बराबर है 253, यही फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे V20 फ्रॉम लास्ट,
तो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L है 253 और N कौन सा फाइंड करना है 20, तो हो जाएगा 20 माइनस 1 और D जो है 5 दिया हुआ है। इस तरह से 253 और ये 19 गुणे 5 अर्थात 253 माइनस 19 पचे 95, ये 95 इसमें से माइनस कर लिया तो 13 में से 5 जा 8, 8 5 13, 14 में से 9 जा 9 5 14 होता और 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 158। इसका मतलब कि लास्ट से अगर हम 20वां टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो ये 158 होगा, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और इस तरह से हम इन सवालों को भी देखिए आसानी, देखिए मैं एक इक्वेशन बना दे रहा हूँ, इस सवाल अगला सवाल भी काफ़ी आसान हो जाएगा। कह रहा कि सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन पी इज 24। तो देखिए मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 दिया गया है। और आगे कह रहा सम ऑफ 6 टर्म यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू दिया गया है 44। पर क्या फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, तो मतलब A और D फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए इस सवाल को भी हम आसानी से लगा सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि A प्लस 3D और ये होगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 से कट कर देंगे तो A इज इक्वल टू A5D इज इक्वल टू 12 होगा। और यहाँ भी देखिए A प्लस 5D और A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2A प्लस 9 5 14 D इज इक्वल टू 44। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 होगा। और इन दोनों की मदद से हम A और D आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो इन दोनों में से एक दूसरे से माइनस किया जाएगा, अर्थात A प्लस 5D को 12 माइनस जो करेंगे माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 2D इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। D 5 आते इसमें रख देंगे, A प्लस 5 इंटू 5 12, तो हो जाएगा A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो ये हो जाएगा माइनस 13। तो पहला टर्म आ गया माइनस 13 और D 5 आ गया। तो देखो माइनस 13 और 5 इसमें प्लस करेंगे तो 8 5 13, ये 8 माइनस 8 होगा, फिर 5 इसमें प्लस करेंगे तो माइनस 3 होगा, फिर 5 प्लस करेंगे तो 2 होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं इन सवालों को। इसी तरह से हम एक अगला वीडियो जो बनाने वाले हैं वो ब्लैक बोर्ड पे होगा, जिसमें SN और SN का कॉन्सेप्ट होगा, माने सम ऑफ n टर्म्स। और अगर किसी सवाल में प्रोडक्ट और सम दिया गया है तो हम टर्म्स को कैसे लेंगे, 3 टर्म्स 4 टर्म 5 टर्म्स ऐसे कैसे ले सकते हैं और क्या उसका तरीका होगा लेने का, और फिर आगे सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।